गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का यूनिट सेकंड का टॉपिक आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रकृति, वो भी विशेष रूप से खनन एवं वानिकी के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो शब्द है खनन एवं वानिकी, ये हमेशा से एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर भी यदि हम खनन कार्य करेंगे वहाँ की वनस्पति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और वहाँ पर वानिकी का विकास नहीं हो पाएगा। और जहाँ हमें बहुत ज़्यादा वानिकी दिखाई दे रहा है, वन क्षेत्र लगे हुए हैं, वहाँ पर खनन कार्य क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि ये दोनों कार्य एक साथ नहीं होते। बहुत कम ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये दोनों व्यवसाय एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये हमें ध्यान है कि दोनों ही उद्योग एक तरीके से, ये दोनों ही संसाधन क्या है, अनवीकरणीय है, क्योंकि इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, या फिर कह सकते हैं इनको वापस प्राप्त करने के अंदर हमें बहुत अधिक समय लगता है, जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम पहली बात करते हैं खनन की। खनन की क्रिया को आर्थिक लूट भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खनन कार्य कर रहे हैं, और खनन कार्य के माध्यम से हम उद्योगों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो एक फ्रांसीसी विद्वान आए थे, ब्रुंश ने क्या किया था, उन्होंने कहा था खनन उद्योग को लुटेरी अर्थव्यवस्था, रॉबर इकोनॉमी कहा था। वास्तव में ये जो भी खनिज पदार्थ है, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, इन सब का निर्माण क्या होता है, भूगर्भ में होने वाली जो भी आंतरिक प्रक्रियाएं, उनके माध्यम से लाखों करोड़ों सालों के अंदर इनका निर्माण हुआ है। और मनुष्य यदि इन खनिज पदार्थों को खानों से बाहर निकालने के बाद में लगातार यदि इनका उपयोग करता गया, तो एक टाइम क्या आएगा जब ये खनिज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए, जो हम लोग फसलें वगैरह बोते हैं या वन वगैरह काटते हैं, तो वो तो हम पुनः लगा सकते हैं, पेड़ पौधे हम वापस लगा सकते हैं, हालांकि उनको भी बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन खनन के द्वारा जो भी हमने खनिज वगैरह बाहर निकाले, यदि एक बार हमने उनको प्रयोग में ले लिया, तो वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। और मनुष्य ये जो भी क्षति हुई है अपनी क्रियाओं के द्वारा, जो भी खनिजों की उसने क्षति की है, उसकी वो वापस आपूर्ति नहीं कर सकता, और उनको उसी जगह पर वापस नहीं बना सकता। और यदि वो बनाना चाहे भी, तो उसे बनाने में करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खनन की जो क्रिया है, ये लाखों करोड़ों सालों के अंदर वापस इनका उत्पादन होता है, तो ये एक प्रकार के क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, और इसके कारण से इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पुराने समय की यदि हम बात करें, तो खनन का कार्य तो पुराने समय में भी होता था। प्राचीन काल में भी खाने को खोदने के लिए या फिर शिकार करने के लिए हम लोग लकड़ी, पत्थर या हड्डियों के बने हुए औजार लेते थे। ठीक है, ये औजार क्या थे, बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं थे, न ही बहुत ज़्यादा धारदार थे। ठीक है, फिर मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति की, और उसने क्या किया, जो भी मुलायम धातुओं से खनिज जैसे कि पीतल, कांसा, तांबा इत्यादि से उसने क्या किया, हथियार वगैरह, औजार, आभूषण वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये जो खनन की क्रिया है, इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास की शुरुआत से ही हो गई थी। लेकिन उस समय ये खनन कार्य क्या होता था, बहुत कम होता था। जो भी औजार थे वो पुराने ढंग के हल्के होते थे, और खनिज पदार्थ बहुत कम मात्रा में इनमें काम लिए जाते थे। और इसी के आधार पर हम लोग जो समय है, इसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल, ताम्र काल, लौह युग, इस्पात युग, ये नाम किस आधार पर पड़े, खनिजों के उपयोग के आधार पर ही पड़े। कि शुरुआत में जब हम पत्थर या पाषाण खनिजों का ज़्यादा यूज़ करते थे, तो वो काल क्या कहलाता है, पाषाण युग। फिर हमने तांबे से बने हुए औजार, हथियार इत्यादि को यूज़ करना शुरू किया, तो वो ताम्र युग। फिर लोहे का हमने उपयोग करना शुरू किया, तो वो लौह युग। इस तरीके से क्रमशः मानव सभ्यता सीढ़ी दर सीढ़ी क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, और साथ में उसके व्यवहार में जो भी काम आने वाले खनिज पदार्थ थे, उनमें भी परिवर्तन होता गया। जिन क्षेत्र विशेष में खनिज प्राप्त होते थे, मानव ने वहाँ पे बसाव करना शुरू कर दिया,
और जब तक उस जगह विशेष से सारे खनिज समाप्त नहीं हो गए तब तक वो वहाँ पर निवास करता रहा। लेकिन जैसे ही उस स्थान विशेष पर खनिज समाप्त होने लगे उसने अपना प्रवास किया और नए स्थान पर चला गया। तो इस तरीके से हम जगह जगह देखेंगे कि खनन के कारण से घोस्ट सिटीज़ वगैरह विकसित होती गई। उसके बाद आपको पता है प्राचीन काल के बाद में आधुनिक काल के अंदर औद्योगिक क्रांति का काल आया। और औद्योगिक क्रांति के काल में हमने क्या किया, बहुत अधिक मशीनीकरण वगैरह किया और उसमें मशीनीकरण वगैरह के माध्यम से हमें नए नए तैयार माल के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में हमें खनिजों का हमने उपयोग किया। और जिन देशों के अंदर खनिज पदार्थों के अगाध भंडार थे वो देश आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक मामलों के अंदर बहुत अधिक उन्नति करने लगे। हम यदि यूरोपीय देशों की प्रगति की बात करें तो इनका बहुत बड़ा कारण क्या था, यही था। और इसके कारण से ये लगातार खनिजों का दोहन बढ़ता गया और वर्तमान समय में स्थिति ये है कि खनिज धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और खनिजों के कारण से प्रदूषण वगैरह, इनकी जो भी हम इनसे यूज़ करके जो उद्योग वगैरह लगा रहे हैं उनके कारण से प्रदूषण वगैरह का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। ये तो हमने बात की खनन की बदलती प्रकृति की, कि प्रारंभ में हम किस रूप में खनन कार्य करते थे और वर्तमान में किस तरीके से खनन कार्य कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है वानिकी। वानिकी की प्रकृति में किस तरीके से बदलाव हुआ है ये अब हम देखते हैं। वानिकी क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित होती है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो भी प्रकृति के अंदर भौतिक दशाएं या परिस्थितियां हैं उनमें स्वतः उगने वाली वनस्पति, जिसके अंदर पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियाँ, घास इत्यादि सभी शामिल होते हैं। ठीक है। अब ये वानिकी क्या हो सकती है, कृषि वानिकी भी हो सकती है, सामाजिक वानिकी, औद्योगिक वानिकी, किसी भी प्रकार की वानिकी हो सकती है। पूरे विश्व में यदि हम वानिकी की बात करें तो कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों को पता है कि सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ये 0 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें प्राप्त होगी। इसके कारण से हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के क्या करेगी, संघनन होगा और बहुत अधिक वर्षा करेगी। तो ये 0 डिग्री से लेकर ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, इस क्षेत्र में हमें बहुत अधिक वर्षा प्राप्त होती है। और वर्षा और जलवायु और वनस्पति में क्या होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। जिस जगह पर बहुत अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, बहुत अधिक वनस्पति भी पाई जाएगी। तो इस क्षेत्र में वन्य क्षेत्र अधिक होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है, इस कारण से वर्षण भी वहाँ पे क्या होगा, कम होगा और इसके कारण से वहाँ पे वनस्पति भी हमें काफ़ी कम प्राप्त होगी। वनस्पतियों के भी हमें पता है अलग अलग नाम है, जैसे जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है उन क्षेत्रों पे जो वनस्पति मिलती है उसे हम सदाबहार वनस्पति, ऊपर जो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में वनस्पति मिलती है उसे हम टेगा वनस्पति, जो ध्रुवीय भागों में वनस्पति मिलती है उसे हम टुंड्रा वनस्पति इत्यादि नामों से जानते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों के अंदर वनस्पति के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ अधिक वर्षा हो रही है उन भागों में हम देखते हैं कि घने जंगल मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग या उष्ण कटिबंधीय भाग जहाँ पे कम वनस्पति होगी वहाँ पे घास के, जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ पे घास के मैदान, झाड़ियाँ इत्यादि हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों पर या फिर जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर हमें टेगा और टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। अब इसकी यदि हम प्रकृति की बात करें तो वन का उपयोग तो मानव की सभ्यता की शुरुआत से ही होता आया है। शुरुआत में मानव क्या करता था, वन वस्तु संग्रह करता था और वो उसका सबसे प्राचीन व्यवसाय होता था। वो जंगल जंगल में घूम घूम कर क्या करता था, वस्तुओं का संग्रह करता था और उनका तत्काल उपयोग करता था। फिर उसने क्या किया, इन वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया, उनका व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया और उन्हें बाजार वगैरह में बेचकर उनसे नई नई वस्तुएं इकट्ठी करनी उसने शुरू कर दी थी। ठीक है। अब धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो मानव ने क्या किया, उनसे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और शुरू कर दिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं लकड़ी काटने का व्यवसाय मानव ने शुरू कर दिया था।
आज के समय में हम लोग फर्नीचर, भवन निर्माण, कागज इत्यादि विभिन्न उद्योगों के लिए क्या करते हैं, वनों की लकड़ी को काट कर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं। कागज और लुगदी उद्योग इसमें क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज का यदि हम शिक्षण प्रधान समाज की बात करें तो वहाँ पे भी कागज उद्योग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मुलायम लकड़ी है इसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके अलावा यदि हम इनके वनोपज की बात की जाए तो गोंद, रबड़, मोम, लाख ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है और इन पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की हुई है। वनों के अलावा जो यदि हम घास के मैदानों की बात करें, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको विश्व के अलग अलग भागों में उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे सवाना, स्टेपी, वेल्ड, डाउन्स, प्रेरीज ये इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, घास के मैदान है। और इन घास के मैदानों में विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, जैसे प्रेरीज घास का मैदान, गेहूं के क्या है यहाँ पे बड़े बड़े फार्म वगैरह होते हैं जिनमें गेहूं उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऑस्ट्रेलिया के यदि हम डाउन्स मैदान की बात करें तो मरे डार्लिंग नदी के बेसिन में बसा यह मैदान, यहाँ पर भेड़ू और दुधारू पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। गेहूं की कृषि यहाँ पर अच्छी मात्रा में की जाती है। वेल्ड्स मैदान के अंदर अंगोरा बकरी वगैरह की नस्ल अच्छी मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर विभिन्न जो भी आप घास के मैदान देखते हैं सब में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और ये मानव के लिए क्या होते हैं, काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक खनन और वानिकी की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हुआ है। शुरुआत के अंदर इसका विस्तार क्या था, विशेष नहीं था और साथ ही ये पर्यावरण पर भी बहुत कम प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इनका विस्तार होता गया ये पर्यावरण पर क्या हुए, बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव भी डालने लगे। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है कि हम इनको बचाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी देश समाज की क्या है, अमूल्य निधि होते हैं। धन्यवाद।